हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वन सेकेंड अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल आज देख ही लिया है, आज हम बात करें राजस्थान के गौरव के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में जानेंगे, उनके संपूर्ण जीवन के परिचय के बारे में। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। मैं लोकेंद्र करण। आज हमारा टॉपिक है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ये वही महाराणा प्रताप है जो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में चैत्तर पर सवार होकर जब युद्ध क्षेत्र में जाते थे, बाबर की औलादों का कच्चा गीला हो जाता था। 8 फुट महाराणा से जब कद अपना नापा करते, देख सामने अकबर के भी गुर्दे कापा करते। घास चपाती खाने वाला ये खुददार कहानी था, उस मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी पानी था। तो ये वही हल्दी घाटी का युद्ध और ये वही महाराणा प्रताप है। तो बात करते हैं इनके शासन काल के बारे में। तो इनका शासन काल रहा है 1572 से 97, 1597 तक ईस्वी तक इनका क्या रहा है, शासन काल रहा है। अब बात करते हैं हम इनके जन्म से रिलेटेड। सबसे पहले तो इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 के दिन, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ये भी आप याद रख लीजिए। कंपटीशन में फॉर्म में महाराणा प्रताप से जो भी कनेक्शन थे, जो भी क्वेश्चन बनते थे, वो सारे पूछ लिए। तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। तारीख भी पूछी गई है, ये भी ऑप्शन में आया गया है, कंपटीशन एग्जाम में। तो तारीख पूछ ले तो 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। कहाँ हुआ, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में, बादल महल के अंदर हुआ। बादल महल कहाँ है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। कुंभलगढ़ दुर्ग का राज संबंध के अंतर्गत है। यहाँ पर इनका क्या हुआ, महाराणा प्रताप का हमारे जन्म हुआ। इनके माता पिता के बारे में जान लेते हैं। माता और पिता। माता कौन थी, पिता तो सबको पता ही है, उदय सिंह, उदय सिंह। और माता हो जाएगी इनकी जयवंता बाई, जयवंता बाई। अब इनके पत्नी की बात कर लें। इनकी पत्नी थी अजब दे पवार, अजब दे पवार। इनके पुत्र के बारे में बात कर ले। पुत्र, तो इनका पुत्र था अमर सिंह, अमर सिंह। ये हो गया इनका महाराणा प्रताप का शुरुआती जीवन परिचय। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को बादल महल में। बादल महल का है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग का है राजस्थान, सॉरी राजसमंद है राजस्थान में। फिर इनके माता पिता, पिता हो जाएंगे उदय सिंह, माता हो जाएगी जयवंता बाई, इनकी पत्नी हो जाएगी अजब दे पवार और इनके पुत्र हो जाएंगे अमर सिंह। कैसे याद करें, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ तब क्या हुए थे, बादल बरसे थे, बादल हुए। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ तब बादल बरसे, यानी मेवाड़ का उदय हुआ। उदय हुआ तो क्या हुई, जय जय हुई। जय जय हुई तो अजब गजब की कहानी थी, वो अजब गजब का इंसान क्या हो गया, हमेशा के लिए अमर हो गया। कैसे, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ तब क्या बादल बरसे, लेकिन उदय हुआ था किसका, मेवाड़ का उदय हुआ था। अजब जय जय, जैसे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ तो जय जय हुई थी, जय जय से जयवंता बाई। और अजब गजब का था महाराणा प्रताप, जो हमेशा के लिए क्या हो गया, अमर हो गया। तो अमर सिंह इनका क्या हो जाएगा, पुत्र का नाम हो जाएगा। तो ये था इनका शुरुआती परिचय। अब इनके राज्याभिषेक के बारे में बात करते हैं। राज्याभिषेक, राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी को, 28 फरवरी को 1572। होली का दिन था। उदय सिंह जी की मृत्यु हो चुकी थी। कहाँ हुई थी, गोकुंदा में। तो राज्याभिषेक ये भी कहाँ हुआ, गोकुंदा, उदयपुर के अंदर। इनका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। कंपटीशन एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि किस राजस्थान में किस शासक का राज्याभिषेक त्योहार के दिन हुआ। तो महाराणा प्रताप का दिन, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था होली के दिन, त्योहार के ऊपर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। तो इधर उदय सिंह की एक और पत्नी थी, कौन थी, धीर कंवर। ये उदय सिंह की एक पत्नी है, कौन, धीर कंवर, धीर कंवर भटियानी थी, धीर कंवर भटियानी। इसका भी एक पुत्र था, कौन, जगमाल, जगमाल। तो धीर कंवर का उदय सिंह के ऊपर बहुत प्रभाव था। तो धीर कंवर ने उदय सिंह को कहा कि आपके बाद इस मेवाड़ का राजा कौन बनना चाहिए, शासक मेरा पुत्र जगमाल बनना चाहिए। तो उदय सिंह ने कह दिया हाँ भाई बन जाएगा।
तो उदय सिंह की आज्ञा के अनुसार जगमाल क्या हुआ, 28 फरवरी के दिन जगमाल क्या हुआ, राजा बन गया, राज्याभिषेक करा दिया अपने महल में। उसी पारे जब सारे मृत्यु के ऊपर सारे सामंत इकट्ठे हुए, सारे सामंत क्या हुए, इकट्ठे हुए, तो मारवाड़ मेवाड़ में क्या थी, एक प्रचलित था मेवाड़ में एक त्योहार कि जो दाह संस्कार में जाता है, सामंत उदय सिंह की मृत्यु में शाम को दाह संस्कार में जाना था। दाह, अब राज्याभिषेक कैसे हुआ, हम ये बात कर रहे हैं, दाह संस्कार। तो कहा जाता है जिसका उस समय राज्याभिषेक होता है मृत्यु के, पिता की मृत्यु के बाद जिसका राज्याभिषेक होगा वो क्या है, दाह संस्कार में नहीं चल सकता था। तो पृथ्वीराज महाराणा प्रताप तो दाह संस्कार में चल रहे थे, जगमाल दिखे नहीं, तो सामंतों ने क्या कर लिया, पूछ लिया सामंतों ने कि भाई जगमाल कहाँ है, तो दूसरे सामंतों ने कहा भाई वो तो अपना राज्याभिषेक करा रहे। तो सामंतों ने कहा ऐसे कैसे राज्याभिषेक करा सकते हैं, महाराणा प्रताप हमारे साथ है सॉरी, कि महाराणा प्रताप हमारे साथ है और उम्र में भी वो बड़े हैं, और प्लस सारी जो योग्यता होनी चाहिए एक राजा बनने में वो भी सारी क्या है, महाराणा प्रताप के अंतर्गत है। तो जगमाल तो एक फिर भी छोटा है, ऊपर से ये अकबर का खतरा मंडरा रहा है हमारे मेवाड़ पर, तो एक अच्छा खासा राजा बनना चाहिए। तो सामंतों ने सोचा राजा कौन बनना चाहिए, महाराणा प्रताप बनना चाहिए। दाह संस्कार करा के आए सब, फिर सारे सामंत गए किसके पास, कृष्णदास चुड़ावत के पास, कृष्णदास चुड़ावत। मेवाड़ में जो भी राजा बनते थे उनका राज्याभिषेक करते थे चुड़ावत जी। तो चुड़ावत जी के पास गए, सारी सामंतों ने ये बात बताई कि भाई जगमाल तो अभी भी छोटा है, मेवाड़ के ऊपर अकबर का खतरा मंडरा रहा है, तो आप बताइए अब हमें किसको राजा बनाना चाहिए। तो कृष्णदास चुड़ावत ने वो तलवार ली और महाराणा प्रताप को तलवार दे दी, यानी इनका राज्याभिषेक कर दिया महाराणा प्रताप का शाम के दिन ही, 28 फरवरी के दिन शाम को। तो इस तरह महाराणा प्रताप का क्या हुआ, राज्याभिषेक हो गया। अब बात करते हैं हम आगे अपने मेन युद्ध के बारे में, हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में। अब बात करते हैं हम आगे अपने राज्याभिषेक के बाद में। उधर 1570 में क्या हुआ था, नागौर दरबार लगा था। तो 2 मिनट में मैं आपको जल्दी से नागौर दरबार के बारे में बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इस वीडियो में भी बता देता हूँ। नागौर दरबार लगा था कहाँ, 1570 में नागौर में लगा था। कहाँ लगा था, अहि छत्रपुर दुर्ग के अंदर। किस तालाब के किनारे, तो शुक्र तालाब के किनारे, जिसके अंतर्गत क्या था, अकबर ने सभी राजाओं महाराजाओं को भेजा था कि जो भी अब नए राजा महाराजा बने मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, या मैं उसके ऊपर हमला करके उसको अपने अंदर मिला लूंगा। तो राजस्थान के लगभग सारे राजा महाराजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब अकबर को पता चला भाई 72 में, कब, 1572 के मेवाड़ का एक नया राजा बना है, कौन, महाराणा प्रताप। तो अब महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए क्या अकबर 4 दल भेजता है। अब उस दल के बारे में हम बात करते हैं। अकबर क्या भेजेगा, 4 दल भेजेगा, यानी महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 लोगों को भेजता है। उनको कैसे याद करें, तो बहुत ही आसान है, जमा भाटो कौन कौन थे, तो अब इनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले जलाल खां को भिजवाया महाराणा प्रताप के बाद। तो जलाल खां की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। महाराणा प्रताप ने इसको मना कर दिया कि मैं अभी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, न ऐसी बातों में उलझाया रखा। तब जलाल खां को नहीं माना, तो भेजा मान सिंह को। फिर भेजा मान सिंह के पिता भगवंत दास। फिर भेजा एंड में टोडरमल को। सबसे पहले भेजा जलाल खां को, कब, राज्याभिषेक के तुरंत 6 महीने बाद 1572 में। इन तीनों को भेजा 1573 में। कब इनको भेजा जून में। फिर 3 महीने बाद सितंबर, किसको, भगवंत दास को, और दिसंबर में भेजा टोडरमल को। इन तीनों को 1573 जून 1573 में मान सिंह को, सितंबर 1573 में भगवंत दास को और दिसंबर 1573 में टोडरमल को समझाने के लिए भेजा कि एक से नहीं माना कोई बात नहीं, दूसरे से नहीं माने, तीसरे से नहीं माना, चौथे से नहीं माना। तो अकबर यहाँ पर दिखाना चाहता था कि मैं क्या भारत का महान राजा बनना चाहता था। तो वो कुछ ऐसा दिखावा करता था कि युद्ध मैं नहीं चाहता, युद्ध कौन चाहता है, महाराणा प्रताप चाहते हैं। तो वो एक के बाद एक दल भेजते रहे, वो अभी भी अधीनता स्वीकार कर ले, अभी भी अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। जो भी ये चाह रहा है उन्होंने साफ मना कर दिया था।
एक बार तो ये भी है कि जब मान सिंह आया था तो कहते हैं उदय सागर झील के किनारे जब मनाने के लिए आया, महाराणा प्रताप की अधीनता स्वीकार कराने के लिए आया था, उदय सागर झील, उदय सागर झील, उदय सागर झील, मान लीजिए ये झील है। इस झील के किनारे क्या हुआ, मान सिंह आया तो रात्रि का समय था, तो रात्रि का भोजन की व्यवस्था की। यहाँ पर सभी बैठे थे आमने सामने सामंत, यहाँ पर मान सिंह और यहाँ पर बैठा था अपने अमर प्रताप के पुत्र अमर सिंह, यहाँ पर अमर सिंह। जैसे ही मान सिंह ने कहते रात्रि भोजन में एक कवा लिया, एक निवाला लिया, तो मान सिंह ने पूछ लिया भाई अमर तुम्हारे पिता नहीं आए, अमर महाराणा प्रताप। तो अमर सिंह ने बात बात में कह दिया उनका तो क्या स्वास्थ्य खराब है, उनका तो सिर दर्द हो रहा है। तो मान सिंह समझ गया कि भाई अब मैं मुसलमानों से मिल चुका हूँ, महाराणा प्रताप सोचते हैं मैं वीर धर्मी हो चुका हूँ, तो मेरे साथ बैठ के खाना खाना नहीं चाहते थे। तो मान सिंह यहाँ से नाराज होकर चला जाता है और जाते जाते कहता है कि अगली बार आऊंगा मैं उनके स्वास्थ्य की दवाई या उनके सिर दर्द की दवाई जरूर लेके आऊंगा। तो कहते हैं उस समय जब पास में एक सामंत खड़ा था तो उसने मान सिंह को कहा कि तू जा तो रहा है तो सुन, कि जाते जाते तू अगर अगली बार आए तो अकबर को भी लेके आना, तेरे बाप को भी लेके आना। एक सामंत ने ऐसे गुस्से में उसे कह दिया जाते जाते कि तू लेकर आए अगली बार बाप को, तो तेरे बाप को भी मतलब अकबर को भी लेकर आना। प्लस अगर अकेला आए तो तू जा कर वहां पर आना, अगर अपने अकबर के साथ आया तो तेरा मेवाड़ में ही स्वागत हम कर देंगे, मेवाड़ में एंट्री करते हम तुम्हारा स्वागत कर देंगे। ये बात सुनकर भी मान सिंह चला जाता है अकबर के पास और अकबर को मान सिंह कहता है कि आप जब भी मेवाड़ पर आक्रमण करो तो मुझे सेनापति जरूर बनाना। तो चलिए ये बात हो गई। अब बात करते हैं हम मैन युद्ध के बारे में, हल्दी घाटी के युद्ध। अब बात करते हैं हम हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। ये अपना चतुष्कोणीय पतंग आकार आकृति का राजस्थान, ये राजस्थान हो गया अपना पतंग आकार। यहाँ पर दिल्ली, दिल्ली। बात करेंगे किस युद्ध के बारे में, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। हल्दी घाटी युद्ध, सबसे पहले अकबर को तो पता चल गया इसने 4 दल भेजे, तब उसे एहसास हो गया कि वो अभी महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार करने वाले नहीं है। तब अकबर ने क्या 1576 में युद्ध की घोषणा कर दी। अब सबसे पहले वे दिल्ली से रवाना हुए सारे राजा महाराजा अकबर इसके सहित, और कहाँ पर आए, मैगजीन दुर्ग में। कहाँ है, मैगजीन दुर्ग, मैगजीन दुर्ग के अंतर्गत आए। मैगजीन दुर्ग अगर आपसे पूछ ले कहाँ है तो अजमेर में। कहाँ पर, अजमेर में। यहाँ पर क्या किया, सारे जने आए मैगजीन दुर्ग में, और हल्दी घाटी मतलब उस समय पता नहीं था वो युद्ध होगा, हमें तो पता है हल्दी घाटी का युद्ध होगा। तो हल्दी घाटी के युद्ध की व्यूह रचना, यानी कैसे युद्ध करना है, क्या क्या करना है, व्यूह रचना बनाई कि किस तरह से युद्ध करना है, कौन कौन युद्ध में जाएगा। प्लस इसी के साथ क्या हुआ, ये जो महाराणा प्रताप के सामने आया था मान सिंह, तो मान सिंह को इधर क्या बना दिया, सेनापति बना दिया। मान सिंह को इधर क्या बनाया, सेनापति। अगर दिल्ली में ही मान सिंह को सेनापति अगर अकबर घोषित कर देता तो शायद हो सकता था कि आधे से ज्यादा मुसलमान नाराज हो जाए और इसके साथ ही नहीं आए। इसलिए दिल्ली से अकबर मैगजीन दुर्ग में आता है, वहां पर व्यूह रचना करता है और अकबर मान सिंह को सेनापति होने का घोषित करता है। इससे बहुत से मुगलों ने तो इसका विरोध भी किया था कि राजपूत को राजपूत के खिलाफ मत लड़ाइए, शायद पक्षपात भी कर सकता है। लेकिन अकबर भी सोच रहा था कि मैं राजपूतों से लड़ाऊंगा तो अपना तो कुछ नुकसान होगा नहीं, राजपूत आपस में लड़ेंगे और मारे जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ से मान सिंह, और ये मान सिंह को सेनापति बना दिया। अब ये यहाँ से निकलते हैं कहाँ, मांडलगढ़ का है, भीलवाड़ा, मांडलगढ़ पूछ ले आपसे कहाँ है तो भीलवाड़ा में। यहाँ पर कितने महीने रुके, 2 महीने। अब 2 महीने यहाँ पे क्यों रुके, ताकि एक तो वो जितनी भी सेना है सारी आकर एक जगह इकट्ठी हो जाए, प्लस सेना को जो भी था प्रशिक्षण यहाँ पर दे दिया गया मांडलगढ़ में अंदर। और यहाँ पर थे अपने मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने भाई सामंतों को कहा अब देख लो मान सिंह तो आ ही चुका है मांडलगढ़ तक, हम यहीं पर जाते हैं डायरेक्ट और यहाँ पर इस पर हमला कर देते हैं मांडलगढ़ पर। तो कुछ सामंतों ने कहा कि भाई एक तो यहाँ से क्या हम जाएंगे इधर इतना दूर आएंगे और उन पर हमला करेंगे, तो वो दिल्ली से डायरेक्ट हम मैगजीन दुर्ग से अपनी सेना बुला सकते हैं जितनी चाहे, और प्लस यहाँ पर मैदान है, मैदानों में हमें लड़ना आता नहीं है,
हमें तो आता है फिर भी उनको उनको ज्यादा आता है। वो हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पर आने दो पहाड़ों के अंदर, और पहाड़ों में लड़ने के लिए हमारे प्रताप की सेना बहुत ही निपुण थी। तो प्रताप को ये विचार अच्छा लगा कि ठीक है उनको आने दो। फिर कहते हैं इसलिए वे 2 महीने रुका। मान सिंह 2 महीने यहाँ क्यों रुका? उसने सोचा अकबर हमला करेगा, महाराणा प्रताप हमला करेंगे, और उसने सोचा या फिर अब एंड समय तक अधीनता भी स्वीकार कर ले, तो इसलिए वो 2 महीने यहाँ पर रुका। एंड में कब? 18 जून 1576 के दिन हल्दी घाटी के युद्ध में दोनों की सेनाएं आमने सामने आ गई। सुबह 8 बजे प्रारंभ होता है ये युद्ध, और 5-6 घंटे लगभग ये युद्ध चलता है। अब बात करते हैं हम आगे। यहाँ से महाराणा प्रताप की सेना आ गई कहाँ? गोकुंदा में, गोकुंदा। और इधर से ये मान सिंह की सेना आ गई कहाँ? खमनोर, खमनोर। प्लस अकबर ने एक इतिहासकार भेजा था, कौन? बदायूनी, बदायूनी, बदायूनी। बदायूनी भी ये क्या इतिहासकार है, इस ये सारे दृश्य को देखने वाला लाइव है। जब मैगजीन दुर्ग में मान सिंह को सेनापति नियुक्त किया था, तब सारे मुसलमान नाराज तो हो चुके थे। प्लस बदायूनी का एक साथी था, कौन? नकीब खां, नकीब, नकीब खां। बदायूनी नकीब खां को कहा कि तुम नहीं चलोगे क्या साथ में इस युद्ध के अंतर्गत? तो नकीब खां ने कहा अगर इस युद्ध का एक सेनापति हिंदू न होता तो मैं इस युद्ध में चलने वाला सबसे पहला व्यक्ति होता। इसलिए नकीब का इस युद्ध में आते ही नहीं है। मान सिंह एक हिंदू सेनापति था इसलिए। अब बात करते हैं, बीच में एक छोटी सी पहाड़ी है, तंग पहाड़ी। ये लीजिए, हम बीच में एक छोटी सी पहाड़ी है, तंग पहाड़ी। कौन सी? तंग पहाड़ी, पहाड़ी यानी एक छोटा सा बीच में पहाड़ी, बीच में एक तंग पहाड़ी है। यहाँ की मिट्टी क्या है? पीली मिट्टी। पीली मिट्टी होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी। हल्दी यानी हल्दी पीली पीली, और घाटी यानी घाटी एक दर्रा की टाइप है। तो उस तंग पहाड़ी के बीच में दोनों की सेनाएं आपस में आ जाती है, इसलिए इसे हल्दी घाटी का युद्ध भी कहा जाता है, इसे गोकुंदा का युद्ध भी कहा जाता है, इसे खमनोर का युद्ध भी कहा जाता है। और अगर बात कर ले तो इसमें अभी पीछे हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें सारे नाम हम बाद में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोनों सेनाओं की। यहाँ पर आ गए बीच में प्रताप, और यहाँ पर आ गया मान सिंह। प्रताप अपने घोड़े किस पर? चेतक पर बैठे ही थे, चेतक, चेतक घोड़े पर बैठे थे। और मान सिंह अपने हाथी, किसके? मर्दाना नाम का हाथी था, उस पर बैठा था। फिर महाराणा प्रताप के आगे की सेना थी जिसे कहा जाता है हरावल सेना। मैं इधर नीचे लिखता जाता हूँ, हरावल सेना। किसे कहा जाता है? सेना के आगे वाला, जो सेना के आगे होती है, यानी प्रताप की जो आगे वाली सेना होती है वो हरावल सेना। सेना प्रताप के आगे वाली सेना, राज्य के आगे वाली सेना को क्या कहा जाता है? हरावल सेना, आगे वाली सेना। उसी प्रकार जो एक आगे वाली सेना हो गई, ये हो गई हरावल सेना। उसी प्रकार एक प्रताप के पीछे सेना थी, उसको क्या कहा जाता था? चंद्रावल सेना, चंद्रावल सेना। तो राजा के पीछे वाली सेना को क्या कहा जाता? चंद्रावल सेना कहा जाता था। उसी प्रकार एक इधर की साइड सेना थी और एक इधर की साइड सेना थी। उसी प्रकार मान सिंह के भी हरावल की सेना थी, पीछे चंद्रावल की सेना थी, दाएं सेना थी और बाएं सेना थी। अब बात करते हैं हम इनका नेतृत्व कौन कर रहा था। तो प्रताप की हरावल सेना में तो वही मैन कृष्णदास चुड़ावत जो मैन था वो इसका था ही। हरावल सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? कृष्णदास चुड़ावत, कृष्णदास चुड़ावत। और एक और था मुसलमान, एक ही मुसलमान था, हकीम खां, उसके नेतृत्व में भी ये युद्ध हुआ। तो चंद्रावल सेना, हरावल सेना का कौन कौन नेतृत्व कर रहा था? हकीम खां और कृष्णदास चुड़ावत। प्लस इसके पीछे वाली सेना थी उसका नेतृत्व कर रहा था राणा पुंजा, राणा पुंजा। इधर था जाला बिद्दा, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर था जाला बिद्दा। ये कौन सी सेना हो जाएगी? बाई सेना। तो बाई सेना का नेतृत्व कर रहा था जाला बिद्दा, जाला बिद्दा। और इस तरह की एक सेना थी। उसी प्रकार मान सिंह के हरावल सेना में थे कौन कौन? आसफ खां, आसफ खां, सैयद खां, सैयद खां। उसी प्रकार चंद्रावल सेना में भी थे, दाएं और बाएं सेना भी उसके परत थी। अब हम युद्ध को करते हैं स्टार्ट। की युद्ध स्टार्ट कैसे हुआ?
बदायूं इस युद्ध को क्या है लाइव देखेगा और लाइव लिखेगा। ये मतलब इतिहासकार है। तो आपको नाम तो मैं मिटा देता हूं, आपको पता ही चल गया कौन किसका क्या था सेना नेतृत्व करने वाले थे। अब बात करते हैं हम आगे हल्दी घाटी के युद्ध में। वही सामने सब खड़े हैं, इधर अपने प्रताप, इधर मान सिंह। अब सुबह 8 बजे युद्ध क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। तो हरावल सेना से भिड़ी पहले तो, फिर महाराणा प्रताप में साइड में युद्ध स्टार्ट करने के लिए अपना एक हाथी भेजा। कौन सा, लूना हाथी, लूना हाथी भेजा। इधर से भी मान सिंह ने एक हाथी भेजा, गजमुक्ता, गजमुक्ता हाथी। पहले युद्ध में लड़ने के लिए तैयार किए जाते, दोनों लड़े आपस में, थक हार कर वापस आ गए। फिर एंड में प्रताप ने क्या भेजा, राम प्रसाद नाम का हाथी भेजा, राम प्रसाद। और इसके लिए इसने भेजा गज सिंह, गजराज, गजराज नाम का हाथी भेजा। अब ये दोनों ही आपस में लड़ रहे थे। राम प्रसाद के ऊपर बैठने वाला एक था जो क्या हो चुका, मर चुका था, इसलिए राम प्रसाद पर क्या कर दिया था, मान सिंह के हाथी ने, गजमुक्ता ने अधिकार कर लिया था। और राम सिंह के हाथी को क्या, राम प्रसाद हाथी को क्या लेकर आ गए, अब इधर अपने मान सिंह की सेना में लेकर आ गए। और राम प्रसाद के लिए कहा जाता है एक बार अकबर ने क्या किया था, मान सिंह से राम प्रसाद हाथी को मांगा भी था, तो राम प्रताप ने मना कर दिया था। और ये राम प्रसाद हाथी जब बाद में अकबर के पास भेजा जाता है तब उसका नाम कर दिया जाता है पीर प्रसाद। राम प्रसाद से कर दिया जाता है उसका नाम पीर प्रसाद। हरावल सेना से लड़ी। इसी बीच कहते इतने प्रताप का पहला वार इतना खतरनाक था कि ये सेना लड़ती 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 कहां तक चली गई, बनास नदी तक चली गई थी, बनास नदी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बनास का युद्ध भी कहा जाता है। तो इतने देर तो पहाड़ों में लड़ रहे थे, तब प्रताप की सेना हावी पड़ी। अब ये सब आ गए मैदान में। अब इसी बीच लड़ते जा रहे थे तो पीछे तक आ गए। सेना का हौसला भी क्या हो गया, डाउन हो गया था, नीचे हो गया। इसी बीच एक आदमी होता है मिहत्तर खां, जो मान सिंह की चंद्रावल सेना का नेतृत्व कर रहा होता है, मिहत्तर खां। ये क्या करता है, जैसी सेना पीछे आती है तो जोश दिलाने के लिए कहता है कि बादशाह स्वयं अपनी सेना के साथ आ रहे हैं। तो फिर से सेना जो बिखरी हुई थी एक साथ, जो सेना क्या थी, बिखरी हुई थी, वो वापस ऐसे बिखरी हुई थी, एक होती है और धीरे धीरे आगे 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 बढ़ती है। और मैदान में ये सेना भी जोश जोश में क्या आ जाती है, मैदान के अंतर्गत आ जाती है। कहां पर आ जाती है, वो मैदान है रक्त तलई। इसे रक्त तलई का युद्ध भी कहा जाता है। अब ये मैदान के अंतर्गत आ गई। अब सारा पासा पड़ जाएगा उल्टा, क्योंकि मैदान में क्या है, मान सिंह की सेना लड़ने में, मुगल मैदान में लड़ने में निपुण थे और हम भी जोश जोश में क्या मैदान में आ गए। इसी बीच प्रताप और मान सिंह मैदान में क्या है, आमने सामने हो जाते हैं। अब बात करते हैं वापस इसकी मैदान में क्या है, प्रताप अपने घोड़े को जैसे एकदम इशारा करते हैं, उससे घोड़े समझदार होते थे, युद्ध के घोड़े उसे इशारा करते थे। और वो घोड़ा चलकर जल्दी से आया मान सिंह के सामने, यहाँ से चलकर आया मैदान में रक्त तलई। और यहाँ पर खड़ा है कौन, मान सिंह। तो कहते हैं कि महाराणा प्रताप का घोड़ा मान सिंह के चारों तरफ आता है, सेना को भेजता हुआ, और मान सिंह के चारों तरफ क्या राउंड मारता है। और महाराणा प्रताप कहते हैं, मान सिंह अपनी वीरता दिखाओ, महाराणा प्रताप आए। इसी बीच महाराणा प्रताप को, घोड़े को फिर से महाराणा प्रताप अपनी एक लगान खींच के इशारा करते हैं, तो घोड़ा समझ आता है। तो घोड़ा क्या करता है कि मान सिंह के हाथी के सामने आता है, मर्दाना हाथी के सामने आ जाता है, और उसके हाथी के ऊपर चेतक अपनी दोनों टांगे रख देता है, आगे वाली। तो इसी बीच क्या करता है, महाराणा प्रताप घोड़े पर खड़े हो जाते हैं और अपना भाला तेजी से क्या है फेंकते हैं मान सिंह के खिलाफ। मान सिंह हाथियों के साइड में जो होदे होते हैं उसके अंदर छुप जाता है, वो भाला जाकर कवच में लगता है। तो महाराणा प्रताप सोचते हैं काम तो हो गया, मतलब मान सिंह क्या है, खत्म हो गया। जैसी टांग वैसी वो पीछे हटाता है चेतक, तो हाथियों के सूंड में क्या है, जहरीले खंजर लगे होते थे युद्ध के अंदर। तो जैसे ही सूंड अपनी इधर उधर घुमाता है, जैसे ही टांग हटाते हैं उस समय सूंड इधर उधर घुमाता है हाथी, तो कहते चेतक की पीछे वाली टांग कट गई थी। और चेतक की टांग कट गई, चेतक ने ये महाराणा प्रताप को क्या एहसास भी नहीं होने दिया आपकी इधर एक क्या है टांग कट चुकी है मेरी, मतलब चेतक की टांग कट गई, तो एक एहसास भी नहीं होने देता है अपने मालिक को। ये सब देख रहा होता है कौन, जाला बिद्दा, जो इस साइड का नेतृत्व कर रहा होता है, जाला बिद्दा। ये जाला बिद्दा जल्दी से महाराणा प्रताप के पास आता है और कहता है आप मुकुट मुझे दीजिए और आप यहाँ से निकलिए, आपको चारों तरफ से क्या है घेर लिया गया है। तो महाराणा प्रताप मुकुट और राज चिन्ह किसको, जाला बिद्दा को दे देते हैं।
और खुद क्या यहाँ से निकल जाता है। विद्या कहता है अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो मेवाड़ सुरक्षित रहेगा। तो महाराणा प्रताप यहाँ से निकल जाते हैं और जाला विद्या चारों तरफ से सैनिकों से गिर जाता है, सारी तलवारें आकर इसको लग जाती है और ये वीर गति को प्राप्त हो जाता है। महाराणा प्रताप अपनी घोड़े के साथ इधर की साइड आते हैं और बीच में एक पहाड़ी आती है ऐसे। तो अब युद्ध में एक्सपर्ट घोड़ा था, तो उसे युद्ध में उस घोड़े को लगा कि अगर मैं ये पहाड़ी पार कर लूंगा तो मेरा मालिक क्या है, मेरा स्वामी मालिक है ना, सुरक्षित हो जाएगा। उसको भी लगा अगर कोई पीछे से पीछा भी कर रहा होगा तो मैं अगर इसको पार कर लूँ तो मेरा मालिक सुरक्षित हो जाएगा। चेतक अपनी पूरी हिम्मत के साथ जंप लगाता है, ये एक छोटा सा दर्रा होता है उसे पार करता है और जहाँ पर गिरता है वो नाम होता है बलीचा। तो बलीचा में जाकर उसको क्या है छोड़ देता है, मारना पड़ता, वो चेतक घायल हो जाता है और यहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। चेतक की मारना प्रताप क्या है यहाँ से फिर आगे चले जाते हैं, मांडलगढ़ में कुंभलगढ़ दुर्ग में चले जाएंगे। कहते हैं मान सिंह ने यहाँ से 2 सेनापति भी भेजे थे, तो उनको मारा किसने था, शक्ति सिंह ने, महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह। कहते हैं मान सिंह ने पीछा करने के लिए क्या है 2 सैनिक भी लगाए थे। तो ये कहानी थी, इतिहासकार शक्ति सिंह को कहते हैं दूसरे साके में मारा गया, रीति वास्तविक नहीं मानते। बलीचा से आप याद रखिए, बलीचा से महाराणा प्रताप के आगे चले गए कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत। तो ये था सारा युद्ध का वर्णन। अब बात करते हैं हम युद्ध के बाद के बारे में। हल्दीघाटी के युद्ध को तो मैंने आपको नाम बता ही दिया, इसे हल्दीघाटी का युद्ध कहा जाता है। तंग पहाड़ी हल्दीघाटी होने चाहिए। इसे गोकुंदा का युद्ध भी कहा जाता है, इसे खमनोर का युद्ध भी कहा जाता है, इसे बनास का युद्ध भी कहा जाता है, इसे हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। जैसे जैसे लोग देखते गए वैसे वैसे नाम देते गए, और इसे रक्त तलाई का युद्ध भी कहा जाता है। तो इतने इसके नाम हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम इसके बाद की। इधर से मान सिंह ने क्या किया था, उदयपुर को घेर लिया था। उसने सोचा अपनी तो विजय हो गई, उदयपुर को, मेवाड़ को चारों तरफ से घेर लिया। उधर से प्रताप युद्ध से निकलकर कहाँ चले गए, कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। अब मान सिंह को लगा अपनी तो विजय हो गई, लेकिन शाम को उसे पता चलता है कि क्या है, हमने तो किसी किसी दूसरे को मार दिया है, प्रताप तो अभी बचे हुए हैं। तो मान सिंह और प्लस मुगल सेना में क्या एक भय व्याप्त हो जाता है। तो कहते हैं अब हम वापस हमला कर तो नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते। तो बदायूंनी 3 कारण बता देता है बदायूंनी कि पहला, एक तो तेज धूप थी, मतलब तेज धूप थी जिससे गर्मी बहुत थी, इसलिए सारे मुगल क्या है थक चुके थे। प्लस दूसरी थक चुके थे, इसलिए वे सोचा अब हम क्या उनको पकड़े। प्लस बदायूंनी खुद बताता है कि ये सारी मुगल सेना डरी हुई थी, भयभीत थी कि मैदान में तो हम जीत गए, कुंभलगढ़ तो वापस वो पहाड़ों में चले गए, और पहाड़ों में तो वो क्या कहते हैं, क्या वो बैठे हैं एकदम ताक लगाकर, जैसे हम उनका पीछा करने जाएंगे वो हम पर टूट पड़ेंगे और हमें मार देंगे। तो इसलिए ये 3 कारण बताते हैं मान सिंह क्या है उनका प्रताप का पीछा न करने के। इसी बीच प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग पर जाते हैं और पहले ये खत्म कर लेते हैं। अब सारे थक गए थे, मान सिंह फिर वापस अकबर के पास जाता है। तो अकबर को पता चलता है क्या प्रताप तो बच चुका है। तो मान सिंह के लिए कुछ कहते हैं कुछ दिन के लिए इसे दरबार में प्रवेश करने भी नहीं दिया। इधर प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग में जाते हैं, वहां पर अपना वापस विधिवत राज्याभिषेक कराते हैं, विधिवत राज्याभिषेक कराते हैं। फिर से अपना कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत राज्याभिषेक कराते हैं और यहाँ पर शपथ लेते हैं, वही शपथ जो आपने बहुत सुनी होती कि मैं जब तक मेवाड़ को मुगलों से स्वतंत्र नहीं करा लेता तब तक मैं पंच धातु में खाना नहीं खाऊंगा, सोफे बिस्तर पर मलमल बिस्तर पर मैं लेटूंगा नहीं, और यहीं जमीन पे बैठ के खाना खाऊंगा, यहीं पत्थरों पर मेरा निवास रहेगा, जंगलों में निवास रहेगा। तो यहाँ पर ये शपथ लेते हैं। फिर अब बात करते हैं अब एंड में, अंतिम में। अकबर के एंड में मान सिंह के बाद तीन अभियान और भेजता है 3 लोगों को। चलिए गोकुंदा से छूटकर आए, कुंभलगढ़ हो गए। अब प्रताप के अकबर तीन अभियान और भेजता है। अकबर एक तो भेजता है शाहबाज खां को, एक भेजता है अब्दुल रहीम खाना, और तीसरा भेजता है अंतिम अभियान जगन्नाथ कच्छावा को भेजता है। कच्छवा
तो ये 3 अभियान भेजता है अंत में हल्दी घाटी युद्ध के बाद। तो शाहबाज खां को भेजता है कब? 76 में युद्ध हुआ, 77 में शाहबाज खां को भेजता है। शाहबाज खां जाता है, कुंभलगढ़ दुर्गों को चारों तरफ घेर लेता है। तो खाद्य आपूर्ति की कमी होने के कारण महाराणा प्रताप क्या है, कुंभलगढ़ दुर्ग को छोड़ देते हैं। किसके? अक्षयराज के पुत्र राव भान को। अक्षयराज के पुत्र राव भान को राव भान को क्या है, किलेदार नियुक्त कर देते हैं कि तू संभाल अब किला, मैं आ जाता हूँ यहाँ से बाहर। किलेदार नियुक्त कर लेते हैं राव भान को और खुद कहाँ चले जाते हैं, ईडर